नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं अमृता राय। ग्राउंड रिपोर्ट में आज मिलवाएंगे आपको एक ऐसे शख्स से जो कोर्ट से केस जीतने के 30 साल बाद भी फैसले के लागू होने के इंतजार में दर-दर भटक रहे हैं, और साथ ही आपको दिखाएंगे एक थाना ऐसा जहां 20 साल से कोई भी गंभीर अपराध का मामला दर्ज नहीं हुआ। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट की सुर्खियां। मंदसौर से शुरू हुई किसान मुक्ति यात्रा 2 अक्टूबर को चंपारण में होगी समाप्त। यात्रा में 200 किसान संगठन शामिल। अदालती फैसलों की लगातार हो रही है अनदेखी। पक्ष में निर्णय आने के बाद भी सालों तक नहीं मिलता इंसाफ। सरकारी महकमों की लापरवाही से अमल में देरी। ब्रॉडबैंड सेवाओं के मामले में पिछड़ा भारत। आज भी 15 करोड़ से ज्यादा लोग नैरो बैंड पर निर्भर। मुश्किल में 2020 तक 60 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य। और पश्चिम बंगाल में चिटफंड घोटाला, पीड़ितों को राहत का इंतजार। पैसा लौटाने का इंतजाम नहीं, घोटाले की राशि को लेकर रहस्य कायम। पहली खबर किसानों से जुड़ी हुई है। मंदसौर में गोलीकांड के 1 महीने बाद मंदसौर से किसान मुक्ति यात्रा की शुरुआत 200 किसान संगठनों ने मिलकर की है। ये किसान संगठन 2 अक्टूबर को चंपारण में अपनी इस यात्रा की समाप्ति करेंगे। इनकी मांग आज भी कायम है कि लागत के मूल्य के हिसाब से उनकी एमएसपी तय की जाए, उनके अनाज की एमएसपी तय की जाए। और वो ये भी चाहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ हो, जो लगातार किसान परेशान हैं। इनकी मांगों को लेकर वो आज भी अपने अपनी जगहों पर हड़ताल कर रहे हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पुलिस फायरिंग में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के बाद मंदसौर के बूढ़ा गांव से किसान मुक्ति यात्रा शुरू हुई। अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति की अगुवाई में 8 राज्यों के किसान संगठनों के नेता पिपलिया मंडी के लिए निकले, लेकिन प्रशासन ने इन्हें गुडभेली गांव में ही रोक दिया। पुलिस ने 300 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में इन सबको मंदसौर की सीमा से बाहर ले जाकर रिहा कर दिया गया। भोपाल की सरकार घबराई हुई है, भोपाल की सरकार हिली हुई है। कांग्रेस अपनी यात्रा निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी अपनी यात्रा निकाले जा रही है, लेकिन किसान अगर अपनी यात्रा करे तो उस पे दिक्कत है। किसान नेता वीएम सिंह ने पुलिस फायरिंग की जगह पर 1 साल के भीतर मारे गए किसानों की याद में स्मारक बनाने का ऐलान किया। यात्रा मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र होते हुए 18 जुलाई को दिल्ली पहुंचेगी और इसका समापन 2 अक्टूबर को चंपारण में होगा। किसान कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। सामने सब्सिडी की भीख मांगने के लिए आप खड़े हैं क्या? नहीं, हम उपज की सही दाम मांगते हैं, बराबर है। और इसीलिए ये खुशहाली का जीने के लिए भी जो जरूरी है वो उपज की दाम, न्यूनतम नहीं, जिसको अंग्रेजी में सही दाम कहते हैं, ऑप्टिमम दाम कहते हैं, वो हमें चाहिए। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी मंदसौर में जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया। पार्टी की सभा में भी पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। आंदोलन को देखते हुए गुरुवार सुबह से ही पूरे इलाके में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। ये पुलिस और प्रशासन आपसे अनुरोध कर रहा है। इस बीच किसानों की आत्महत्या से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा कि प्रभावी नतीजों के लिए सरकार को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। अदालत ने भी माना कि खुदकुशी के मामले का समाधान रातों रात नहीं निकाला जा सकता। मंदसौर और दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ये तो आपने बहुत सुना होगा कि देश की तमाम अदालतों में 3 करोड़ से ज़्यादा मामले पेंडिंग हैं जिन्हें फैसले का इंतज़ार है। लेकिन कुछ ऐसे मामले भी हैं जिसमें कोर्ट की तरफ से तो फैसला हो चुका है, मगर उसके लागू होने में दशकों लग गए और आज भी लागू होने यानी कोर्ट के फैसले के बावजूद न्याय का इंतजार है। आइए मिलवाते हैं एक ऐसे ही शख्स से जिनके मामले में कोर्ट ने 3 दशक पहले फैसला, लेकिन आज भी वो अपने लिए न्याय की बाट जोह रहे हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने 3 दशक पहले 76 वर्षीय विनोद कुमार के पक्ष में फैसला दिया था। इसके बावजूद उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला।
केंद्र सरकार ने कोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया। नतीजतन इस वृद्ध रिटायर्ड कर्मचारी को लगातार अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। 1/4/81 से लेके आज तक जितने एम्प्लॉयज़ रिटायर होके कहाँ चले गए हैं, मर गए हैं, उनका कुछ वेयर अबाउट नहीं है। उन सबका पैसा जो है उनके साथ टोटल इंजस्टिस है, क्योंकि उनको पैसा इन्होंने देने की कोई कोशिश करी नहीं। और मेरे को तो ये लगता है कि यही सोचते जा रहे हैं कि सारे वर्कर जो है ना, जो एलिजिबल थे वो मरा जाएंगे और किसी को कुछ देना नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में करीब 7,000 कर्मचारियों ने ऐसी याचिका दाखिल की थी। लंबे अरसे में कुछ तो अपना हक पाने में कामयाब रहे, लेकिन विनोद जैसे 136 पूर्व कर्मचारी आज भी कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। पूरा परिवार इसकी वेट करता है कि कब ये फैसला हो और हमें कुछ मिले, और इसको वेट करते करते बहुत सारे कर्मचारी तो मर ही गए हैं, खप गए हैं। कुछ रिटायर होकर इंतज़ार कर रहे हैं। कल यहाँ कोर्ट में भी 10 आदमी आए हुए थे, रिटायर्ड लोग भी, कि भाई कुछ होगा तो हमें कुछ मिलेगा। कोर्ट का आदेश सरकार के लिए बाध्यकारी होता है, लेकिन कानून में खामियों का लाभ उठाते हुए कुछ सरकारी महकमे न्यायिक फैसलों को लटकाए रहते हैं। इसका खामियाजा आम नागरिक को भुगतना पड़ता है। तो भी उसको डिपार्टमेंट ही प्रोटेक्ट करता है। डिपार्टमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो कंडेम्ड है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के खिलाफ है। तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट इस बात का ध्यान रखे कि अगर कंडेम्ड किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के खिलाफ है तो वो खुद अपने एडवोकेट करके उसको डिफेंड करे, और कोर्ट्स अगर वाकई ही उसको एनफोर्स करना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि कोर्ट्स के ऑर्डर जल्दी इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे। न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के तहत दोषी शख्स के लिए 151 दिन की जेल का प्रावधान है, जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या फिर 2,000 रुपये की जुर्माना राशि अदा करनी पड़ती है। सज़ा और जुर्माना दोनों भी हो सकता है, लेकिन अक्सर न तो दोषी की जवाबदेही तय होती है, न ही दंड सुनाया जाता है। इस कारण सरकारी महकमे कोर्ट के आदेश पर अमल के लिए वाजिब गंभीरता नहीं दिखाते। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए दिल्ली से रविंद्र शोरान, राज्यसभा टीवी। तो ऐसा क्यों है कि कोर्ट के आदेश पर गंभीरता नहीं है तमाम संस्थानों की? इस पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय पारेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आम तौर पर जो कोर्ट के फैसले होते हैं उसको लागू होने में अमूमन कितना वक्त लगना चाहिए, और अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके मामले में 10 साल, 20 साल या 30 साल लगते हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? किस तरह की आगे कार्रवाई करनी चाहिए? अमृता जी, सबसे बड़ी पहली बात तो ये है, हमारे यहाँ जो फैसले होते हैं उसमें बहुत समय लग जाता है। जिस तरह की हायरार्की कोर्ट्स के अंदर है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट तक आते आते अमूमन 10 साल लग जाते हैं, कुछ 15 साल 20 साल लग जाते हैं। दो चीजें, क्योंकि ये जो मैंने अभी जिनकी बात मैंने सुनी, जिनको ये बेनिफिट नहीं मिला, अक्सर जो लोग रिटायर होते हैं, जिनका बैक पेजेस का होता है, पेंशन का होता है, इस तरह के बहुत सारे केसेस जब कोर्ट के सामने आते हैं, दो चीजों की वजह से ये डिले होता है। एक तो मैंने देखा है कि जो कोर्ट का फैसला होता है उसको जो डायरेक्शंस है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कुछ तो जो डायरेक्शंस होते हैं, अगर मान लीजिए हाई कोर्ट के हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस किया है, तो हाई कोर्ट में इम्प्लीमेंटेशन के लिए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो कई बार उनके अंदर अगर थोड़ी सी कमियां होती हैं तो उस कमियों का जरा सा लैक्यूना, हालांकि वो होता नहीं है अगर ठीक तरह से पढ़ा जाए, लेकिन जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो उसके अंदर छोटी सी कमी को देख करके और उसको डिले करना शुरू कर देते हैं। संजय पारेख साहब, तो जो बात कर रहे हैं उसके मुताबिक क्या ज्यादातर सरकारी महकमों में काम करने वाले कर्मचारियों को ही इसका भुक्तभोगी होना पड़ता है, या और इंडिविजुअल केसेस में भी लोग इससे परेशान होते हैं इस तरह के फैसलों से? देखिए, ये जो एक तो जहाँ सरकारी बात बताई वो केयरलेसनेस की वजह से होता है, और कई बार जो इसमें अगर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आप ये बोल दें कि फलाने आदमी को इतने समय में होगा और उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबिलिटी अगर किसी की फिक्स कर दें तो बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल केसेस होते हैं उनके अंदर भी होता है, जिसके अंदर कोई मनी डिक्री पास हुई या जो रेंट कंट्रोल के मैटर्स रहते हैं, जिसके अंदर आपने बोला कि ये किराएदार खाली करेगा, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें जो डिले होती रहती हैं। मुझे लगता है इसके अंदर अगर जो कोर्ट है वो थोड़े स्ट्रिक्ट होकर के, और एक तो अपने जजमेंट को जो ऑपरेटिव पोर्शन है उसको क्लियरली लिखें, और फिर उसके एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी तय करें कि इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि ये समय आ गया। हमारे यहाँ लिटिगेंट्स की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, हमें बहुत ही प्रिसाइज होकर के और कोर्ट्स को तय करना पड़ेगा कि हो, और उसमें कोई अगर डिले होती है
तो उसके लिए जो भी ऑफिसर है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। संजय जी, आपने खुद ही अपनी बातचीत में बताया कि एक तो कोर्ट केस लड़ने में लोगों को सालों साल लग जाते हैं, कई बार दशकों लग जाते हैं, कई बार पीढ़ियां निकल जाती हैं, और उसके बाद जो कोर्ट से आदेश मिलता है या जो पक्ष में फैसला आता है उसके लागू करवाने में भी उतना ही वक्त लग जाए, तो फिर न्याय मिला कहाँ इंसान को? आप ठीक कह रही हैं, ये बात तो कई बार कोर्ट भी इस बात को बोलते हैं, लेकिन न्याय तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति का पूरा जीवन कई बार उसकी सर्विस से जो उसको टर्मिनेट कर देते हैं और वो गलत होता है, उसको इम्प्लीमेंट कराते कराते कि उसको बहाल होता है 20 साल के बाद में, तब तक उसकी रिटायरमेंट की एज आ जाती है बेचारे की। तब वो रिटायरमेंट की जब एज आ जाती है तब वो ये कहते हैं कि इतने समय तक तो उसने काम नहीं किया, तो उसको बोलते हैं कि नहीं भाई मेरी क्या गलती थी, आपने निकाल दिया, मैं तो इसमें कुछ नहीं कर पाया, मैं अपने बच्चों की जो एजुकेशन पूरी नहीं करा पाया, घर में खाने पीने का सामान नहीं रहा, इतनी सफरिंग के बाद में उसको कई बार कोर्ट ये बोलता है कि नहीं आपने काम भी नहीं किया तो आपको हम 5 लाख रुपए दे देते हैं, 10 लाख रुपए देते हैं। मतलब देखिए पूरा इंजस्टिस होने के बाद में उसको इतना सा पैसा मिल पाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए संजय पारीक साहब। तो न्याय देने वाली एजेंसियों को भी थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा कि जो लोग बरसों अपने लिए अपने न्याय के लिए या अपनी किसी भी तरह के मुश्किल के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, उन्हें समय पर न्याय मिले, और न्याय मिले तो उसके लागू होने में ज़्यादा देरी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अगली खबर हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। देश में एक तरफ जहां देश जो है वो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि देश की सिर्फ 1/3 आबादी ही अभी तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जुड़ सकी है, जबकि भारत सरकार का लक्ष्य 2020 तक 60 करोड़ आबादी को ब्रॉडबैंड कनेक्शन यानी नेट से जोड़ने का है। आइए दिखाते हैं आपको आंकड़ों पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। ट्राई यानी टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पिछले साल देश में ब्रॉडबैंड की परिभाषा बदलने की वकालत की। इसके लिए उसने केंद्र सरकार को पत्र लिखा। अभी देश में 512 kbps डाउनलोड स्पीड की सेवा देने वाले कनेक्शनों को ब्रॉडबैंड माना जाता है। ट्राई की राय में इसे न्यूनतम 2 Mbps कर देना चाहिए। ब्रॉडबैंड परिभाषा के मामले में बाकी ब्रिक्स देश और यहां तक कि बांग्लादेश भारत से आगे है। बांग्लादेश में 1 Mbps न्यूनतम स्पीड ब्रॉडबैंड होने की शर्त है। मौजूदा पैमाने पर दिसंबर 2016 में भारत में 23 करोड़ 60 लाख लोगों के पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन थे। परिभाषा बदली गई तो ये संख्या काफी गिर जाएगी। वैसे भी 2012 की राष्ट्रीय दूरसंचार नीति में तय लक्ष्यों से देश अभी बहुत दूर है। इस नीति में 2017 तक 17.5 करोड़ और 2020 तक 60 करोड़ लोगों को 2 Mbps न्यूनतम स्पीड के साथ ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उस पैमाने पर देश खासा पिछड़ा हुआ है। उस परिभाषा के अनुसार 2020 का लक्ष्य पूरा करना है तो अगले 3 बरस तक हर साल तेज रफ्तार ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या में 1.5 गुना बढ़ोतरी करनी होगी। सभी प्रकार की स्पीड के ब्रॉडबैंड तो हैं ही, लेकिन ब्रॉडबैंड की परिभाषा बदलने के साथ जो सबसे बड़ी चुनौती इस बात की आएगी कि ब्रॉडबैंड के हमारे जो टोटल इंटरनेट यूजर्स हैं उनकी संख्या कम होने से जो डिजिटल इंडिया की इंटरनेशनल रैंकिंग है वो कमज़ोर पड़ जाए। पिछले बरस के आखिर तक देश में 39 करोड़ 10 लाख लोगों के पास इंटरनेट सेवाएं थीं। इनमें 15.5 करोड़ लोग उस दौर में भी नैरो बैंड इंटरनेट का उपयोग कर रहे थे, जिस समय विकसित देशों में इंटरनेट को पानी और बिजली जैसी जरूरी सुविधाओं में एक माना जा रहा है। ये सूरत चिंताजनक है। आज की तारीख में जो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि देश में जो एग्जिस्टिंग इंटरनेट की जो स्पीड है और जो ब्रॉडबैंड के जो पैरामीटर्स हैं उनके कंप्लाइंस के लिए प्रॉपर रेगुलेटरी नेटवर्क और प्रॉपर रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस नहीं हैं। भारत को सचमुच प्रगति पथ पर चलना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सेवा मुहैया कराने का जोरदार अभियान चलाना होगा। ट्राई के सुझाव को मानते हुए इंटरनेट सेवाओं को सस्ता बनाते हुए सरकार इस दिशा में वाजिब पहल कर सकती है। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ग्राउंड रिपोर्ट में अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे एक थाना ऐसा जहां पिछले 20 सालों में नहीं दर्ज हुआ कोई भी गंभीर अपराध का मामला। आदिवासी आबादी,
आदिवासी समाज। राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश की जनजातियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाहर जाए, एक घर पर बसा बसीन पड़ा हुआ, तो एक बाहर जाए क्या कमाई। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला मैं भी भारत। हफ्ते के मुद्दे में बात करते हैं पश्चिम बंगाल में चिट फंड घोटाले से जुड़ी खबरों की। पश्चिम बंगाल में हुए चिटफंड घोटाले में कुल कितना पैसा गया और कितने लोगों का घर बार लूटा, इसकी आज तक पड़ताल नहीं हो सकी है, कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया जा सका है। लेकिन ये भी सच है कि जिन लोगों का पैसा लूटा उनको रहम के लिए या उनको राहत देने के लिए सरकार की तरफ से जो कमेटियां बनाई गई, जो सरकार की तरफ से फंड अलॉट किए गए, उससे भी आमतौर पर लोगों को यानी निवेशकों को कोई खास राहत नहीं मिली। आइए दिखाते हैं अखिलेश सुमन की रिपोर्ट। चिटफंड कंपनियों में पश्चिम बंगाल के कितने लोगों ने कितना पैसा लगाया, ये अभी रहस्य है। इस मामले में बनी जस्टिस एसपी तालुकदार कमेटी अभी इस बारे में किसी आकलन तक नहीं पहुंची है। 1 साल हो गया और अब एक और साल के लिए इसका कार्यकाल बढ़ाया गया है। आरोप है कि सरकारी एजेंसियां समिति से पूरा सहयोग नहीं कर रही हैं। यहाँ पे आज हियरिंग होने का है, ये हियरिंग सुनने के लिए हम लोग यहाँ पे आया है। कौन, किसके सामने हियरिंग होगा? जस्टिस एसपी तालुकदार का कमेटी का सामना में। It is the pending issue due to non-cooperation with the state government, due to non-cooperation with the different central government investigation wing like SEBI, like ED. जो व्यवस्था करनी है केंद्र सरकार सारी व्यवस्था करेगी। जहाँ भी जो संपत्ति है उस संपत्ति को जो है सीज कर रही है, और सीज करने के बाद में जो अमाउंट इनमें से आ रहा है उन अमाउंट का एक ये पूरा जो है अकाउंट बना रही है। अकाउंट बनाने के बाद में आने वाले दिन में जिनका जो पैसा है वो पैसे के आवेदन के तहत बैठ के एक कमेटी बनाकर उन लोगों को पैसा लौटाया जाएगा। जस्टिस तालुकदार समिति से पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने 24 अप्रैल 2013 को जस्टिस श्यामल सेन समिति बनाई थी। मकसद था शारदा ग्रुप की धोखाधड़ी के शिकार लोगों को राहत देना, लेकिन 22 अक्टूबर 2014 को अचानक ये समिति भंग कर दी गई। राज्य सरकार के मुताबिक उस समिति को सरकारी खजाने से 500 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन लोगों का आरोप है कि समिति ने लोगों से दस्तावेज तो इकट्ठे किए, लेकिन आर्थिक सहायता सिर्फ गिने चुने लोगों को दी गई। स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च किया सैमुअल सेन कमीशन। हम लोग जानना चाहते हैं 500 करोड़ रुपीस सैमुअल कमीशन का पास था, वो कहाँ है? कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2013 में चिटफंड घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई जांच की पुष्टि की। प्रवर्तन निदेशालय, सेबी और एसएफआईओ भी मामले की जांच में लगी हैं। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के दर्जन भर नेता गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन भुक्तभोगी अब भी राहत के इंतजार में हैं। मुझको वैसी सीधा प्रोसेस है, मेरा पैसा मुझको वापस दे, क्योंकि हमारा जो ये पैसा है वो कहीं ना कहीं किसी के खाते में तो जरूर गया है, तो वो देखना है कि वो पैसा किसके खाते में गया है। One is the order to identify the money trail. Where is the money gone? Second is the how many influential people are involved within the scam. तमाम कमेटियों के गठन और अलग अलग एजेंसियों की जांच के बावजूद ये सवाल लगातार कायम है कि क्या कभी लूटे लोगों का पैसा वापस आ सकेगा, कम से कम वैसे भी जैसे 1982 और 1992 में संचयता और संजीवनी के मामले में हुआ। कोलकाता से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए अखिलेश सुमन। बिहार का गया जिला कभी अगरबत्ती बनाने के लिए मशहूर था, लेकिन आज आलम यह है कि वहां पर महिलाओं को 1 किलो अगरबत्ती बनाने के लिए महज 15 रुपए मिलते हैं और पूरे दिन की मेहनत के बाद मुश्किल से 100 रुपए कमा पाती हैं वहां की महिलाएं। आज ये अगरबत्ती उद्योग से जुड़े लोग सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं। बिहार में गया जिले का गेवाल बीघा मोहल्ला, कभी इन गलियों में अगरबत्ती बनाती महिलाओं का जमावड़ा होता था।
लेकिन आज ये सूनी पड़ी है। मांग घटी तो महिलाएं अब घरों में ही अगरबत्ती बनाने का काम करने लगी। आज 1 किलो अगरबत्ती बनाने का मेहनताना मिलता है सिर्फ 15 से 20 रुपए। दिन भर बच्चों के साथ जुटकर एक परिवार बना पाता है महज 3 से 4 किलो की अगरबत्ती, और वो भी तब जब काम मिले। बत्ती मशीन से बनने लगा, हाथ से बना तो हाथ वाले को ज्यादा देना चाहिए ना, तो कहाँ 15 रुपए 20 रुपए तो मिल ही रहा, 20 रुपए 25-30 मिलता तब ना आदमी समझता है। बहुत ज्यादा मेहनत है, एक ठो महीन तिनका घसना बहुत ज्यादा मेहनत है। मेहनत के हिसाब से पैसा ही नहीं मिलता है। हम लोग घर में अपना बत्ती बनाते हैं, बाल बच्चे को पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और अगर बत्ती उड़ जाएगा तो फिर कैसे का होगा, तो हम लोग को चलेगा पेट। एक वक्त था जब गया से पहले हर दिन कम से कम 10 ट्रक हाथ से बनी अगरबत्तियां देश के अलग अलग हिस्सों में जाती थी। अब बमुश्किल 1 ट्रक ही निकल पाता है। अगरबत्ती उद्योग में मशीनों का प्रचलन बढ़ने से पारंपरिक कारीगरों का रोजगार छिन गया, लेकिन उन्हें वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराने के कोई उपाय नहीं किए गए। हमारी लड़कियां सब घर में बैठी रहती है, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। सब सयानी लड़की है, सब बत्ती बनाती है अपना। किसी का पति नहीं है, किसी का भाई नहीं है, तो ये बत्ती से हमारा कारोबार चल रहा है। चाइना बत्ती आने से हम लोग का हैंडमेड खत्म हो चुका है। हम भी कारखाने वाले थे, हम भी अगरबत्ती कारखाना चलाते थे। आज हम भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं है। सब्सिडी एक ही है कि सब बिहार सरकार इसका है कि टैक्स का माफ किए हुए हैं, कि इस उद्योग से जुड़ने पे टैक्स का नहीं लगता। चाइनीज अगरबत्ती से बाजार के पटने से भी गया के हजारों लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ये उद्योग चौपट हो रहा है। कई कारखाने बंद हो चुके हैं, जो चल भी रहे हैं उनमें मशीनों से अगरबत्ती बनाई जा रही है। गया में अगरबत्ती कारीगरों की संख्या 4 लाख से घटकर 1 लाख हो गई है। पहले 100 किलो अगरबत्ती बनाने में 5 लोग काम करते थे, अब एक मशीन से एक दिन में 100 किलो अगरबत्ती बन जाती है। अंदेशा यह है कि अगरबत्ती कामगारों के लिए ठोस कदम अगर जल्दी नहीं उठाए गए तो गया का पारंपरिक अगरबत्ती उद्योग विलुप्त होने के कगार पर पहुंच सकता है। गया से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो गया का पारंपरिक अगरबत्ती उद्योग संकट में है, ऊपर से सरकार ने अगरबत्ती उद्योग पर 5% GST भी लगा दिया है। बहरहाल आगे की खबर का रुख करते हैं, और आगे की जो खबर है वो दिखाते हैं इतिहास के पन्नों में किस तरह से भारत के संसद में ऊपरी सदन बनने की मुहिम शुरू हुई और कैसे राज्यसभा बना। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन है। भारत में ऊपरी सदन की नींव 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत पड़ी। भारत सरकार अधिनियम 1919 में अंग्रेज सरकार ने तत्कालीन विधानमंडल के द्वितीय सदन का प्रावधान किया। ये सदन 1921 में अस्तित्व में आया। तब गवर्नर जनरल तत्कालीन काउंसिल ऑफ स्टेट का पदेन अध्यक्ष होते थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं लाया गया। आजादी के बाद संविधान सभा ने राज्यसभा का प्रावधान किया। इसकी संरचना और निर्वाचन विधि लोकसभा से अलग रखी गई है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले में, जहां पर एक थाना ऐसा है जहां पिछले 20 सालों में कोई भी गंभीर अपराध का मामला दर्ज नहीं हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। जैसलमेर जिले का शाहगढ़ थाना। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पिछले करीब 20 सालों में गंभीर जुर्म का एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 23 सालों में सिर्फ 59 मुकदमे ही यहाँ दर्ज हुए, वो भी रोड एक्सीडेंट के मामूली मामले हैं। पाकिस्तान सीमा से सटे इस दूर दराज के थाने के साथ कनेक्टिविटी की समस्या भी है। इस कारण इस थाने का रिकॉर्ड करीब के रामगढ़ थाने में रखा जाता है। थाने में तो वहाँ शांतिपूर्ण है, एक ही जाति के लोग रहते हैं, तो ज़्यादातर कोई आपसी मुकदमाबाजी नहीं होती है। केवल होता है एक्सीडेंट का ही मुकदमा होता है, बाकी को गंभीर अपराध नहीं होता। इस थाने के तहत 200 वर्ग किलोमीटर का इलाका आता है। थाना क्षेत्र में 2 पंचायतों की 10,000 की आबादी रहती है। 2014 में यहाँ 3 मामले दर्ज हुए, 2015 में सिर्फ 2 और 2016 में केवल 1। ये सभी सड़क दुर्घटना से संबंधित थे। 2017 में अब तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। प्रथम वजह ये है कि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है,
दूसरे दूर दराज के एरियाज़ हैं तो लोग कहीं ना कहीं ट्रैवल करने में भी हिचकिचाते हैं। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि हमारे जो पुलिस वाले हैं वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी लाइजनिंग रख के जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं वो आपस में ही सुलझा देते हैं। एक वक्त था जब इस इलाके में सीमा पार से तस्करी होती थी। उसे रोकने के लिए ये थाना बनाया गया था, लेकिन तारबंदी के बाद तस्करी पर लगाम लग गई। क्योंकि बॉर्डर का एरिया है और इस जगह पर पर्टिकुलर बॉर्डर पर हमारी पुलिस की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई बार पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो कि काफ़ी महत्व रखती हैं। अतः इसको देखते हुए ये जो थाना वहाँ पर खोला गया उसको पे हमेशा निगरानी चौकसी रखती है। थाने की स्थापना के समय से इसका प्रभारी हेड कांस्टेबल को बनाया जाता था, लेकिन 1 साल पहले यहाँ थाना अधिकारी की नियुक्ति हुई। जैसलमेर से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए प्रणव गोस्वामी। ग्राउंड रिपोर्ट में आज बस इतना ही। नमस्कार।